नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। आज से हम जियोग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने पृथ्वी की भू आकृतियों के बारे में पढ़ा। पर्वत, पठार, मैदान, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण जैसी प्रक्रियाओं से धरातल कैसे बदलता है ये समझा। लेकिन अब एक सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा वह कहाँ से आई, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं और ये हमारे मौसम और जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज से हम वायुमंडल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वायुमंडल आखिर होता क्या है, ये बनता कैसे है, किससे मिलकर बनता है। वायुमंडल संगठन, गैसें, जलवाष्प, धूलकण, परतें, ओजोन परत, वायुदाब, हवाएं, तापमान, आगे की मौसम संबंधी कॉन्सेप्ट हम सभी जानेंगे। वो आकृतियों ने हमें पृथ्वी की सतह समझाई। अब वायुमंडल हमें पृथ्वी की चारों ओर मौजूद वायु का संसार समझाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी प्लस चारों ओर गैसों का आवरण बराबर वायुमंडल। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि। नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 21%, अन्य गैसें लगभग 1% जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। हम जो हवा में सांस लेते हैं वह वायुमंडल का ही हिस्सा है। एक सवाल, अगर वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है तो क्या ये हर जगह एक जैसा है? नहीं, इसकी ऊंचाई के साथ तापमान, वायुदाब और गैसों की स्थिति बदलती रहती है। इसी वजह से वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की संरचना और गैसों का प्रतिशत समझते हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, इनसे मिलकर बनी है वायुमंडल की संरचना। तो नाइट्रोजन हमने देखी 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें लगभग 1%। इनमें मुख्यतः ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन आदि शामिल। यानी वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है। और एक छोटी सी बात, जलवाष्प की मात्रा स्थिर नहीं रहती, स्थान और मौसम के अनुसार बदलती है, इसीलिए उसे स्थिर प्रतिशतों में नहीं जोड़ते। अब वायुमंडल की परतें समझते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हुए मुख्यतः 5 परतें मानी जाती है। सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पहली परत, सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी ये पृथ्वी की सतह के सबसे पास होती है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। हमारे बादल, वर्षा, आंधी, अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं इसी परत में होती है। ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान सामान्य तक घटता है। इसकी ऊपरी सीमा को सौप सीमा, ट्रोपोपॉज कहते हैं। जब बारिश होती है, बादल बनते हैं या आंधी तूफान आते हैं तो ये मुख्यतः इसी परत में होते हैं। और ये परत भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराओं के वजह से मोटी होती है। तो ये संवहनीय धाराएं होती है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होकर फिर नीचे गिरती है, तो ये चक्कर चलता रहता है, इसीलिए वहां से ये मोटी होती है। अब हमारी दूसरी परत, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये सौरमंडल के ऊपर स्थित दूसरी प्रमुख परत है। लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को काफी हद तक अवशोषित करती है। यहाँ हवा अपेक्षाकृत स्थिर होती है, इसीलिए बड़े बड़े मौसम संबंधी बादल और आंधी सामान्यतः यह नहीं बनते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ये तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट विकिरणों का अवशोषण। ट्रोपोस्फेयर हमारे वेदर से संबंधित है, मौसमी घटनाओं से, और स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर से। तो हम थोड़ा सा ओजोन परत को देख लेते हैं। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है। इसे पृथ्वी का एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें
को काफी हद तक ओजोन अवशोषित कर लेती है। इससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों की मात्रा कम हो जाती है। अगर ओजोन परत समताप मंडल में है तो वह फायदेमंद है, क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। लेकिन अगर यह क्षोभ मंडल में है तो ये ज्यादा मात्रा में हानिकारक वायु प्रदूषक है। ये धूप और प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बन सकता है और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हमारी अगली परत या तीसरी परत है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ये समताप मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल की तीसरी प्रमुख परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 85 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह तापमान फिर से घटता है। अधिकांश उल्काएं इस क्षेत्र में वायुमंडल से घर्षण के कारण चमकने या जलने लगती है, या उल्काओं को इसी परत में आग लगती है। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। रात में आसमान में दिखाई देने वाले टूटता तारा जैसे चमक अक्सर वायुमंडल में प्रवेश करते उल्के पदार्थ के कारण होती है। क्षोभ मंडल मौसम से संबंधित घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत और मध्य मंडल में उल्काओं को आग लगती है। तो हमारी अगली परत होगी थर्मोस्फीयर, आयनोमंडल या तापमंडल। तापमंडल लगभग 85 किलोमीटर से 500 या 600 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक फैला माना जाता है। इसकी निश्चित ऊपरी सीमा तय करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडल धीरे धीरे बहुत विरल हो जाता है। इसे तापमंडल क्यों कहते हैं? इस परत में सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी एक्सरे विकिरण गैस के बहुत कम कणों द्वारा अवशोषित होती है। कुछ कणों की गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो सकता है। लेकिन एक मजेदार बात, तापमान बहुत अधिक होने के बावजूद वहाँ मौजूद गैस बहुत विरल होती है। इसीलिए अगर कोई वस्तु वहाँ हो तो उसी समुद्र तल जैसी गर्मी महसूस नहीं होगी। आयनमंडल, आयनोस्फीयर से इसका संबंध। तापमंडल के एक बड़े हिस्से में आयनमंडल पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा से गैस के कुछ परमाणु और अणु आयनित हो जाते हैं, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी वजह से आयनमंडल का संबंध रेडियो संचार जैसी प्रक्रियाओं से भी है। तापमंडल के ऊपरी क्षेत्र में औरोरा जैसी सुंदर प्रकाशीय घटनाएं देखी जाती हैं। जब सूर्य से आने वाले ऊर्जावान आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निर्देशित होते हैं, तो वे ऊपरी वायुमंडल के कणों से टकराते हैं। इससे आकाश में हरे, लाल या अन्य रंगों की चमक दिखाई देती है। इन्हीं को औरोरा रोशनी कहते हैं। जैसे इसको हम उत्तरी गोलार्ध में इसका नाम है औरोरा बोरियलिस और दक्षिण गोलार्ध में इसका नाम है औरोरा ऑस्ट्रेलिस। सैटेलाइट्स, तापमंडल के ऊपरी भाग में कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग ऊंचाइयों पर होते हैं, इसीलिए सभी को सिर्फ तापमंडल से जोड़ना सही नहीं होगा। मंडल, मौसम से संबंधित घटनाएं, समताप मंडल ओजोन और मध्य मंडल उल्काओं को आग लगना और तापमंडल आयनोमंडल और औरोरा। अब हमारी आखिरी परत बचती है जिसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो चलिए हम समझते हैं हमारी बहिर्मंडल को। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे ऊंची परत है। इसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यह लगभग 700 किलोमीटर के आसपास से शुरू होकर कई हजार किलोमीटर तक फैला माना जाता है। इसकी कोई बिल्कुल स्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब कम होता है, गैसों का घनत्व भी कम होता है, इसीलिए इसे वायुमंडल का सबसे विरल भाग कहा जाता है। बहिर्मंडल में मुख्यतः बहुत हल्की गैसों के कण पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, क्योंकि ये हल्की गैसें ऊपरी भाग में अधिक आसानी से पाई जा सकती है। बहिर्मंडल के क्षेत्र में कई कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाएं पाई जा सकती है, लेकिन याद रखना हर सैटेलाइट्स बहिर्मंडल में ही नहीं होता। अलग अलग सैटेलाइट्स की ऊंचाई अलग अलग होती है। हम देख लेते हैं वायुमंडल का महत्व। वायुमंडल सिर्फ गैसों की परत नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन के लिए गैसें वायुमंडल में ऑक्सीजन श्वसन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड
पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तापमान को नियंत्रित करता है। वायुमंडल पृथ्वी को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ही बहुत ठंडा। ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम और वर्षा, बादल, वर्षा, आंधी, हवाएं आदि मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः सौरमंडल में होती है। हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को काफी हिस्सा अवशोषित करती है। उल्काओं से सुरक्षा, वायुमंडल में प्रवेश करने वाले बहुत से छोटे उल्के पिंड घर्षण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण गर्म होकर टूट या जल जाते हैं। जल चक्र में भूमिका, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प बादल बनने, वर्षा होने और जल चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल बराबर जीवन प्लस ताप नियंत्रण, मौसम, अल्ट्रावायलेट सुरक्षा। हम देख लेते हैं वायुमंडल का संगठन। ये संगठन बना होता है गैसों से मिलकर। तो इसमें गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, धूलकण, एरोसोल आदि। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस N2 पाई जाती है, लगभग 78%, 78%। ये इतनी जरूरी क्यों है? नाइट्रोजन को हम सीधा सांस लेकर शरीर में उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जीवन और पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे नाइट्रोजन को मुख्यतः मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन और DNA जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ के निर्माण में काम आती है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक, पौधे, जानवर, अपघटन, वापस मिट्टी, वायुमंडल। इसे पूरे प्राकृतिक चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन सामान्यतः परिस्थिति में कम प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए वायुमंडल में इसकी बड़ी मात्रा होने के बावजूद ये आसानी से दूसरी चीजों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा वाली गैस नाइट्रोजन, लगभग 78%। हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। इसका रासायनिक सूत्र O2 है। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी क्यों है? मनुष्य और अधिकांश जानवर श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। शरीर भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन खुद ईंधन नहीं है, लेकिन ये दहन जलने में मदद करती है। इसलिए अगर किसी जलती हुई वस्तु तक ऑक्सीजन की पहुंच रोक दी जाए तो आग बुझने लगती है। ऑक्सीजन आती कहाँ से है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई है। हरे पौधे और शैवाल सूर्य के प्रकाश की मदद से CO2 और पानी से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 प्लस पानी प्लस सूर्य का प्रकाश, इससे बनता है भोजन प्लस ऑक्सीजन। मंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, लगभग 21%। लगभग हम जानेंगे कुछ अन्य गैसों को, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% के बाद बचा हुआ हिस्सा लगभग 1%, ऑर्गन लगभग 0.93%। ये इस समूह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये एक निष्क्रिय गैस है, यानी सामान्य परिस्थितियों में आसानी से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। दूसरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मात्रा बहुत कम है लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करते हैं। साथ ही CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती है। दूसरी सक्षम गैसें हमारी बहुत कम मात्रा में नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन आदि भी पाई जाते हैं। इनकी मात्रा कम है लेकिन वातावरण और वैज्ञानिक अध्ययन में इनका महत्व है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है। अब हम देख लेते हैं जल वाष्प क्या है। पृथ्वी के जल का जो हिस्सा गैसीय अवस्था में हवा में मौजूद होता है उसे जल वाष्प कहते हैं। ये समुद्र, नदियों, झीलों, मिट्टी और पौधों से पानी के वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में पहुंचते हैं। इसकी मात्रा हर जगह समान नहीं है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की तरह जल वाष्प का प्रतिशत स्तर नहीं है। यह मुख्यतः तापमान और उपलब्ध नमी पर निर्भर करती है। गर्म और नम क्षेत्रों में जल वाष्प अधिक होती है, ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में जल वाष्प कम होती है। इसलिए जल वाष्प की मात्रा स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। जल वाष्प इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बादलों और वर्षा, जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी होती है और संघनन के द्वारा छोटे छोटे जल बूंदे बर्फ के कण बना सकती है। इससे बादल बनते हैं और ऊंची परिस्थितियों में वर्षा होती है। मौसम, जल वाष्प बादल, वर्षा, कोहरा और कई मौसम संबंधी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तापमान पर प्रभाव, जल वाष्प एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी के ताप संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखते हैं धूलकण और एरोसोल।
वायुमंडल में गैसों के अलावा बहुत छोटे ठोस कण और तरल बूंदें भी तैरती रहती हैं। इन्हें व्यापक रूप से एरोसोल कहा जाता है। धूल और मिट्टी के महीन कण, समुद्र नमक के कण, ज्वालामुखी राख, धुआं और सूक्ष्म कण, परागकण, इनका महत्व क्या है? बादल बनने में मदद। जल वाष्प जब इन बहुत छोटे कणों की सतह पर संघनित होती है तो बादल की बूंदें बनने में मदद मिलती है। वर्षा में भूमिका। बादल की बूंदें और बर्फ के कणों के निर्माण में इनका योगदान होता है, इसीलिए वायुमंडल के ताप संतुलन और दृश्यता पर प्रभाव पड़ता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल हवा के साथ बहुत दूर तक जा सकती है और वायुमंडल में एरोसोल के रूप में मौजूद रहती है। एरोसोल बराबर वायुमंडल में मौजूद बहुत छोटे ठोस कण या तरल बूंदें। अब हम कर लेते हैं इसका रिवीजन कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, 78%। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में लगभग ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर भी है हमारा ऑप्शन बी, 21%। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस परत में होती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की किस परत में जलने लगती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर में। सिक्सवा क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे बाहरी प्रमुख परत कौन सी है? ये इसमें हमारा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। सातवां क्वेश्चन है हमारा, जल वाष्प की मात्रा कैसी होती है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्थान और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। आठवां क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है हमारा 78%। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, अचानक शून्य हो जाता है। तो 9वीं क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इसमें तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट अवशोषण के कारण तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, तापमंडल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आयनीकरण और ऑरोरा जैसी घटनाएं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वहां अधिक सौर ताप और संवहन होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब सामान्यतः घटता है। तो हमारा ऑप्शन बी, घटता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन बी, ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण। जो ये 5 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 6वां क्वेश्चन है हमारा, टूटता तारा सामान्यतः किससे संबंधित है? 7वां क्वेश्चन है हमारा, आयन मंडल मुख्यतः किससे संबंधित है? 8वां क्वेश्चन है हमारा, जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होने की संभावना कहाँ होगी? 9वां क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग कितना हिस्सा बनाते हैं? 10वां क्वेश्चन है हमारा, सही क्रम चुनिए पृथ्वी की सतह से ऊपर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। धन्यवाद दोस्तों।